PYQ जितना आपको सिखाएंगे, कोई सोर्स, कोई कोचिंग, कोई मेंटर या मैं या मेरे जैसे कोई भी हो, टॉपर्स भी नहीं बता सकते आपको। PYQ और सिलेबस आपकी गाइडिंग लाइट होगी। आपको और आपके बहुत क्लोज फैमिली, माता पिता, भाई बहन के अलावा ज़्यादा किसी को पता होना नहीं चाहिए आप प्रिपेयर कर रहा है। कोई किसी का मतलब भी नहीं है और क्या ही आपकी जर्नी में आपकी मदद भी करते हैं। जब आपकी लड़ाई खुद की है तो प्राइवेटली लड़िए उसको, उसके बाद नेगेटिविटी से दूर ही रहें। रिश्तेदार कौन सा बड़े काम आने वाले हैं, आप कामयाब भी हो जाएंगे, फिर भी हो जाते हैं तो वो तो वहीं है, वैसे ही है। और बाकी बस अगर आपको लगता है कि आपके पास वो काबिलियत है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपका भाई हक बनता है अटेम्प्ट देने का। बट ये मत सोचिए कि भाई ये एक एग्जाम एक ही रास्ता है और ये आखिरी रास्ता है। अगर आपको लगता है कि आप 13 लाख की भीड़ में से उन फाइनल 1000 लोगों की लिस्ट में आ सकते हैं, तो आपको ये भी दमखम रखना पड़ेगा कि अगर आप नहीं भी आते हैं तो आप कुछ अपने जीवन में, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बड़ा ही करेंगे। उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको चलना चाहिए। अगर मैं कुछ बता पाऊँ कैंडिडेट्स को जो उनकी जर्नी में उन्हें मदद करे, तो वो मेजरली 2 से 3 चीज़ें होंगी। फर्स्ट कि आप अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन खुद स्ट्रैटेजाइज करिए। अब आप वो कैसे कर सकते हैं? टॉपर्स के इंटरव्यूज देखिए, PYQs को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, सिलेबस को स्टडी कीजिए और फिर अपने सोर्सेज और स्ट्रैटेजी बनाइए। दूसरी चीज़, मार्केट में जो मिलता है या फिर जो कोचिंग बताते हैं सिर्फ उनके ऊपर ना भरोसा कीजिए या भागिए उनके पीछे। आप उसको वेरीफाई करिए सिलेबस से और PYQ से। और तीसरी चीज़, प्लान करके डेडिकेटेडली बैठ के अच्छे से समय देके प्रिपरेशन करिए और सब अच्छा होगा, आप पे भी मेहर रहे और सब अच्छा सर आपका मीडियम क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा पर्सनल टेस्ट का मीडियम इंग्लिश था। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA प्रोग्राम की डिग्री की है और मास्टर्स मैंने किया, नहीं ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है। मेरे BA प्रोग्राम की डिग्री में हिस्ट्री एज सब्जेक्ट था। सर आपने कितनी बार मेंस दिया और आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा तीसरा मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू और 5th अटेम्प्ट। तो मैंने मेरी जर्नी में काफ़ी गलतियाँ करके सीखी हैं। मैं एडवाइस करूँगा एस्पिरेंट्स को कि वो दूसरों की गलतियों से सीखें, हमसे थोड़ा और बेहतर काम करें, अपने अटेम्प्ट्स बचाएं, अपना समय बचाएं और जल्दी जल्दी इस जर्नी से सक्सेसफुल होकर बाहर हों। के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए सर बताइए, क्योंकि 2026 में बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट देंगे। प्री में मैंने ठीक ठाक परफॉर्म किया है हमेशा, खास करके पहले 2 अटेम्प्ट्स के बाद मेरा हमेशा 120 तक जाता है प्रीलिम्स का स्कोर। तो वो कट ऑफ से डिसेंटली ऊपर है। तो मैं प्री के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा, प्री में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका नॉलेज कंपोनेंट होगा और एक आपका स्ट्रैटेजी कंपोनेंट होगा। बच्चे सिर्फ नॉलेज कंपोनेंट के ऊपर प्रिपेयर करते हैं और स्ट्रैटेजी कंपोनेंट में आप मात खा जाते हो। आपको स्ट्रैटेजी कंपोनेंट पर एग्जीक्यूशन में बहुत ध्यान देना है। आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली पेपर को देखना है, कैसे आपको डिकोड करना है, किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज आता है, क्या टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग का स्टाइल क्या है और ये कैसे कर सकता है बच्चा प्रीलिम्स को एनालाइज करके। 10 साल के प्रीलिम्स पेपर्स को बार बार देखिए, सब्जेक्ट वाइज देखिए, बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में और उनको देख देख के आपको समझ में आएगा कि भाई एक पैटर्न है UPSC का प्रीलिम्स में। अगर आपने वो पैटर्न क्रैक कर लिया तो फिर मुझे नहीं लगता आपको प्रीलिम्स में रोक सकता है। प्रीलिम्स में क्या होता है, क्वेश्चन है, एक उसमें सच है, 3 झूठ बोले गए। आपको तो झूठ पकड़ना है ना। किसी ने क्वेश्चन फ्रेम किया है, एक सही होना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 25% प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही आप अंधा भी मारोगे तो आपको तो ये पैटर्न दिखने लगेगा कि भाई झूठ बोलने का एक तरीका होता है कमीशन का। जब वो झूठ बोलने का तरीका पकड़ पाएंगे तो आप नॉलेज के लेवल से ऊपर लेवल पे गेम खेल पाएंगे और मुझे नहीं लगता फिर आपका कभी प्रीलिम्स रुकेगा। अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ के आप सोचेंगे कि मैं प्रीलिम्स निकाल लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। 100 में से एक बच्चा, अगर 13 लाख एप्लीकेंट्स हैं उसमें से 13 से 14 हज़ार मेंस के लिए चुने जाते हैं। अगर 7 लाख बच्चे भी एग्जाम देने आते हैं या 6 लाख भी आते हैं तो 100 में से सिर्फ 2 बच्चे इफेक्टिवली, 98 बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो उन 2 बच्चों में आपसे ज़्यादा दिमाग नहीं है, ऐसा मत समझिए। बस उनकी स्ट्रैटेजी उस दिन पे और एग्जीक्यूशन उस दिन पे आपसे बेहतर था। सर आप GS और CSET में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे? मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बच्चे को 80 to 90 के बीच में अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चंस, डिपेंडिंग ऑन GS की बात कर रहा हूँ मैं, डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। CSAT में देखिए क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पेपर पूरा देखना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अटेम्प्ट आपको 40-45 भी करेंगे तो सेफ है, 45 to 50 तो बहुत ही सेफ है। आप उसमें ध्यान रखिए जो क्वेश्चंस आपके समझने वाले हैं, बनने वाले हैं, उनको आप देख के करें। जो नहीं समझते उसको आप छोड़ सकते हैं, क्वालिफाइंग पेपर है। बच्चे ये छोटी सी बात नहीं समझ सकते कि हम अटेम्प्ट क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हमको किसी एक क्वेश्चन में बैठना नहीं है, वही उनका CSAT का पेपर डुबा देता है। PSC के खुद के PYQ 10 साल के आप उठाएं, PYQ जितना आपको सिखाएंगे, कोई सोर्स, कोई कोचिंग, कोई मेंटर या मैं या मेरे जैसे कोई भी हो, टॉपर्स भी नहीं बता सकते आपको। PYQ और सिलेबस आपकी गाइडिंग लाइट होगी। देखिए PYQ नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगा। मेंस में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या उनके जितने भी मॉक्स वगैरह हैं, कोई भी UPSC जो कमीशन का लेवल है क्वेश्चन आस्किंग का, क्वेश्चन पूछने का, वो कोई मैच नहीं कर सकता है। तो आप पहले PYQ समझिए कि कमीशन आपसे क्या पूछना चाहता है, कैसे पूछ रहा है, उसको जवाब देना सीखिए। फिर आप मार्केट के टेस्ट में भी अच्छा करेंगे और एक्चुअल एग्जाम में भी अच्छा ही करेंगे। बड़े कम टाइम में बड़े आराम से आपको NCERT पढ़ लेनी चाहिए, उसको बहुत ऊपर मत रखिएगा। कुछ NCERTs बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ज्योग्राफी के लिए आप प्रिपेयर करते हैं प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, तो ज्योग्राफी की NCERT बड़ी इंपॉर्टेंट है 11 और 12th की। तो कुछ ऐसे NCERTs रहती हैं जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए ये अगेन आपको PYQ एनालिसिस से बड़ा क्लियर पता चल जाता है। मैं 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता देता हूँ। एनवायरमेंट हो गया, 17 से 18 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी का वेटेज पिछले कुछ साल में बढ़ गया है, तो आप 14 से 15 क्वेश्चन आराम से ज्योग्राफी से एक्सपेक्ट करेंगे। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों बड़े बड़े सेगमेंट्स, 15 से 17 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका बचते हैं, ये हो गए 4 सबसे बड़े पेपर, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, फिर साइंस एंड टेक और IR और हिस्ट्री भी कंबाइंड अगर आप देखेंगे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो ठीक ठाक अब थोड़ा कम हो गया है। बट UPSC अनप्रेडिक्टेबल है, कोई एक ब्रॉडर तो हम लोग रेंज नहीं दे सकते हैं, बट मोटा मोटा ये सब्जेक्ट्स पे व्यक्ति ध्यान रखे तो चलता चला जाए।
प्री के लिए अभी चल रहा है, देखिए मई फरवरी खत्म हो रहा है, आपके पास मार्च अप्रैल और मई में तो प्रीलिम्स आने ही वाला है। तो अब ये 2-3 महीने में भाई आपको बड़ा सतर्क रह के प्रिपरेशन, बड़ी प्लान करके प्रिपरेशन करनी है। आप अगर PYQs नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ PYQs देखिए, सब्जेक्ट वाइज देखिए, टॉपिक वाइज देखिए, मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी आपको, और फिर अपने उसमें आप आंसर्स अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपको समझ में आएगा कि भाई मेरा किन सब्जेक्ट्स में, किन एरियाज़ में, किन टॉपिक्स में मैं शॉर्टफॉल हो रहा है, मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ। उन सब्जेक्ट्स को आप, टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हो जाके, और ऐसे करके अपनी प्रिपरेशन प्लान करके, स्ट्रक्चर करके एग्जीक्यूट करें, तो प्रीलिम्स तक तो आराम से प्रिपरेशन भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी। आपने ऑप्शनल की तैयारी कैसे की सर? हिस्ट्री ऑप्शन में एक ही समस्या है, मार्केट में टॉपर कॉपी मिल जाती है, बट इस टॉपर कॉपी का आपको पता नहीं होता वो कौन सा अटेम्प्ट की टॉपर कॉपी है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको पहले के अटेम्प्ट में मेंस के 200 नंबर है ऑप्शनल में, और आपने उस टाइम की उसकी टॉपर कॉपी देख ली, आंसर राइटिंग कॉपी देख ली, जो 300 वाला उसका अटेम्प्ट था, ऐसा कई बार होता है उसकी कॉपी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप वो 200 नंबर वाली आंसर राइटिंग सोच के देख रहे हो कि यार मेरे को ऐसा लिखना है, तो बड़ा ब्लंडर हो जाता है। और एक तो टॉपर्स बड़े कम है हिस्ट्री ऑप्शनल के, और उनके अवेलेबल टॉपर कॉपी भी कम है, तो कोई भी आप देखते हैं उसको वेरीफाई करिए कि उनका कौन सा अटेम्प्ट का लिखा हुआ कॉपीज़ है। हाँ, वो पता चल रहा है आप 200 की देख के जा रहे हो और काम कैसे 300 का करोगे आप। तो देख के सीखना है, उसमें भी मल्टीपल टॉपर कॉपीज़ आप देखें और कॉमन चीज़ें आइडेंटिफाई करें कि अच्छा इनका आंसर राइटिंग का स्टाइल क्या है, डायमेंशंस कैसे वो कवर करते हैं, आंसर्स कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कंक्लूजन ये कैसे अपना इंप्रूव कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें। ऐसे लोग जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं अगर कोचिंग नहीं लिया तो नहीं होगा, पेपर नहीं निकलेगा, तो इनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे और वो कैसे अपनी तैयारी करेंगे? देखिए, आज के ज़माने में जब हर कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो ये विचार सबको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम छोटे शहर से आते हैं, मैं भी छोटे शहर से आता हूँ, बट मैं कोचिंग नहीं लूँगा बड़े शहरों में जाके तो मेरा कुछ नहीं होगा। ये तो एक मिथ है। दूसरी चीज़ जो मैंने टिप्स देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया, अपनी प्लानिंग बहुत स्ट्रेटेजाइज़ करके प्रिपरेशन कीजिए, ठीक से टाइम दीजिए, और आप सोचिए कि भाई मेरे को कम से कम टाइम में UPSC का ये एग्ज़ाम निकालना है। स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी, एफर्ट और हार्ड वर्क रहेगा प्रिपरेशन में, तो सब हो जाता है। और लास्ट मैसेज, एक चीज़ जो मेरी मम्मी बोलती थी, हम लोग जब छोटे शहरों से आते हैं, हमारा पढ़ लिख के कुछ करना बड़ा ज़रूरी होता है। जब हम पढ़ लिख के कुछ कामयाब हो जाएंगे ना, तो हमारे ऐसे कई बच्चों को उम्मीद मिल जाएगी जिनको आज ये सुनना पड़ता है छोटे शहरों के बड़ों बुजुर्गों द्वारा कि इतना पढ़ने लिखने से क्या होता है, इतना पढ़ा लिखा के क्या कर लोगे। तो जब हम कामयाब होंगे तो शायद वो धारणा बदलेगी, और बच्चों को, खास करके और बेटियों को मौका दिया जाएगा कुछ छोटे शहरों से निकल के पढ़ के कुछ करने के लिए, अपने लिए भी और समाज के लिए भी, देश के लिए भी। तो अगर आप सोच विचार के साथ मेहनत कर सके तो बहुत बढ़िया साथ। और मैं इसके लिए कुछ सजेशन देना चाहूँगा। फर्स्ट, आपकी प्रिपरेशन बड़ी प्राइवेट रखिए। आपको और आपके बहुत क्लोज फैमिली, माता पिता, भाई बहन के अलावा ज़्यादा किसी को पता होना नहीं चाहिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि किसी का मतलब भी नहीं है, और वो क्या ही आपकी जर्नी में आपकी मदद भी करते हैं। रखो, सोर्सेज कम रखो। और मैंने विजन IAS की टोटली मटेरियल पढ़ी थी, और मैंने टेस्ट बहुत लगाया, ज़्यादातर चूँकि मेरे पास टाइम कम होते थे तो सिलेबस तो पढ़ नहीं पाया, तो टेस्ट बहुत लगाया, और टेस्ट लगाने के बाद उसकी प्रॉपर एनालिसिस करता था। जैसे अगर मैं 2 घंटे का टेस्ट लगा रहा हूँ तो मैं 3 से 4 घंटे एनालिसिस करता था, और चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड या खुद को कन्विंस करता था कि ये चीज़ें हैं, इसको ऐसे समझना है। मैंने लगभग 150+ मॉक्स लगाया होगा, जैसे विजन, फॉरम और नेक्स्ट IAS के मॉक लगाता था, बट ज़्यादातर मैंने मॉक्स पे फोकस किया। और जब मैं मॉक देता था तो मैं किताबें नहीं उठाता था, मैं मॉक से इन चीज़ों को निकालता था, सेग्रीगेट करके उसके प्रॉपर नोट्स बनाता था। PYQ लगाया, देन आफ्टर मॉक लगाया। PYQ कंपलसरी रोल प्ले करता है, क्योंकि चीज़ें आपको पता होता है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, बट मॉक भी उसका मतलब बोल सकते हो कि अच्छा एफर्ट देता है मॉक से भी, क्योंकि नए जो चीज़ें आती हैं वो आपको मॉक में देखने को मिलता है। PYQ से तो आप प्रीवियस कर सकते हो, आप ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मॉक में कुछ नई चीज़ें हैं जो UPSC पूछता है। और टू द पॉइंट बताओ, मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किया था। प्रीलिम्स में मेरे इतने थे कि मैं 67 to 70 के बीच में अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि मैंने कहीं वीडियो देखी थी कि अगर 55 to 60 आप सही कर लेते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा वाइल्ड गेस नहीं लिया था। प्रीलिम्स GS में कितने नंबर आए थे सर? मेरे 112 थे, 112। मेंस के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी सर? मैंने 3-4 टेस्ट भी ज्वाइन किया था, जैसे विजन का था, बाजीराम का था और वाली IAS का। मैं प्रॉपर एवेलुएट करने के लिए उन्हें कॉपी भेजता था, वो एवेलुएट करके देते थे। साथ ही साथ मुझे कुछ डाउट होता था तो मैंने AI का भी मदद लिया। जैसे एक डेल्वो AI आता है, उसमें आप आंसर अपलोड करोगे तो वो आपको एवेलुएट कर देते हैं, तो उसको मैंने पॉजिटिव की तरह यूज़ किया, और जैसे जहाँ पे मार्क्स कम होता है तो क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ, वो देखते रहता था। और रूममेट्स वगैरह बहुत सपोर्टिव थे, वो चीज़ें हमको हमेशा हेल्प करते रहते थे कि इस तरह से भैया पढ़ो, ये चीज़ें पढ़ना है। तो रिसोर्सेज के लिए मैं ज़्यादा भटका ना, लिमिटेड रिसोर्सेज रखा हूँ और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की। सैटरडे संडे का मैंने पूरा यूटिलाइज़ किया है, जितना मैं ये 4-5 दिन में पढ़ता था वो सैटरडे संडे को रिवाइज़ करता था, जिससे मुझे ये चीज़ें दिक्कत नहीं। और मैंने ज़्यादा फोकस किया PT 365 और मेंस 365, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि पेपर पढ़ पाओ या फिर सेग्रीगेट कर पाओ और UPSC के कैंडिडेट के कंपेरिजन। सर ये बताइए कि जो बच्चे अभी 2026 में पेपर देना चाहते हैं वो अपनी स्टडी कैसे करें और कितने मॉक से पहले उन्हें PYQ का एनालिसिस होना चाहिए, कि PYQ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें ना, ये पता नहीं होता कि क्या चीज़ स्किप करना है, क्या पढ़ना है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि जो आप चाहते हो ना, कि अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सेलेक्टिव पढ़ो, फिर देखो कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम है, प्रोबेबली 1 या 2 आ रहे हैं, उसको स्किप कर सकते हो। टॉपर नहीं बनना है, ठीक ना, वो चीज़ें आपको एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि हम यहाँ टॉपर बनने के नहीं आते, एग्जाम निकल जाए वो बहुत बेस्ट है। क्योंकि प्रीलिम्स जो है फर्स्ट फेज है, आप ये क्रॉस कर लेते हो तो मेंस तो ऑटोमेटिक सब लिखते हो। एक सोर्स को कितनी बार रिवीजन करना चाहिए सर?
जितना आप कर सकते हो। मेरे तो मैं लगभग 10 से 15 बार रिवीजन किया हूँ। मेरे मेन कारण था कि रिसोर्सेस लिमिटेड रखना है और रिवीजन ज़्यादा करना है। बात में बहुत कम थे, मेरे मोरल डाउन हो जाते हैं। उसको मैं सोचता था कि यहाँ पे जो कमी है ना, मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं देना, मुझे आगे परफॉर्मेंस देना। यही काम मैं एसएससी के टाइम में भी करता था। जब स्टार्टिंग मैंने तैयारी की थी तो सीजीएल के मॉक में मेरे 200 में 40 या 45 आते थे, लेकिन मैं उससे सीखता था कि मैंने कहाँ गलती की है, कौन सा क्वेश्चन मेरे में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे मैंने टाइमिंग ज़्यादा लिया। उसको पॉजिटिव करते चले जाओ, धीरे धीरे मॉक में मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप मार्क्स इंप्रूव होंगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाता है। घंटे के हिसाब से नहीं बढ़ती हूँ मैं, मतलब जो मेरा टारगेट रहता है कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है तो मैं उस हिसाब से। PYQ का कितना रोल है UPPCS मेंस में? PYQ रिपीट तो होते ही हैं, इसके अलावा उसमें आपको थीम्स पता चल जाती हैं कि क्या क्वेश्चन किस थीम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसके बेसिस पे अपना नोट्स बना सकते जो स्टूडेंट 2026 में पेपर देना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? हो। बेसिक PYQ सॉल्व करिए, बेसिक बुक्स पढ़िए और मॉक लगाइए जितना आप लगा सकते हो।